अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीडीपी का जो अहम टॉपिक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि तमाम चीज़ें आप समझ भी सकें और नोट डाउन भी कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम आमतौर पर नेशनल करिकुलम के ताल्लुक से देखते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट है और उसके बाद उसके अंदर की चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको पेश करेंगे। ये जो कंटेंट है, ये जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डायरेक्टली जो NCF है 2005 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 लैंग्वेजेस के अंदर इंडियन सिटीजन्स के सामने बताया था, वो वहाँ से डायरेक्टली लिए हुए पॉइंट्स हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स जो है हमने दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हमने समराइज़ करने की कोशिश की है। देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसे कहते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो अभी तक ऑल इंडिया के लिए अब तक 4 हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक आज़ादी के बाद से अब तक NCF कुल 4 हो चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर 2005 का जो अपडेटेड है, जो अब तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो 2005 का है। इसीलिए आपको सीटेट में CDP के अंदर NCF पढ़ना है 2005 का। ठीक है, 2005 के बाद अब तक दूसरा कोई NCF हमारे सामने नहीं है। 2005 का NCF हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 2005 से पहले कब कब NCF आए थे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आए थे, तो 2005 से पहले 1975 में आया था, 1988 में आया था, 2000 में आया था और 2005 में आया था। ठीक है, तो ये 3 है और ये 2005 का जो है NCF वो 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है पूरी इंडिया के लिए। कौन पब्लिश करता है? ये करता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम शॉर्ट में NCERT कहते हैं। ठीक है, पूरे कौमी सतह पर, पूरे नेशनल लेवल पर नेशनल करिकुलम कैसा हो, ये प्रपोज करता है, पब्लिश करता है NCERT। ठीक, क्या क्यों पेश करता है और क्या चीज़ें रिकमेंड करता है? ख़ास तौर पे ये एजुकेशन सिस्टम के लिए तालीमी फ्रेमवर्क, तालीमी खाका पेश करता है पूरे नेशनल लेवल एजुकेशन के लिए, स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो जितने लोग NCF को फॉलो करते हैं, यानी कि स्टेट एजुकेशन, ये है एजुकेशन जो चीज़ है वो स्टेट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट NCERT करिकुलम बनाती है, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है और एजुकेशन पॉलिसी की बुनियाद पर स्टेट अपना अपना सिलेबस देती है। ठीक है, स्टेट अपना अपना सिलेबस बनाती है और NCF क्या करता है, उसको करिकुलम फ्रेमवर्क देता है, सजेस्ट करता है स्टेट्स को भी और नेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट्स को भी। तो यहाँ पर 2005 का जो NCF है, 2005 का जो NCF है, वो किस पॉलिसी के फॉलो करता है, वो किस पॉलिसी के बेसिस पर बनाया गया है। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी बनती है, उसके बाद करिकुलम बनता है, उसके बाद सिलेबस बनता है। ठीक है, तो 2005 का जो NCF है वो 1986 और 1982 की जो एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की, उसी के ऊपर बेस्ड है। 1986 की और 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसका ख़ास जो मरकज़ी ख्याल है वो लर्निंग विदाउट बर्डन है। ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी का जो मोटो था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, उसी बेस्ड पर NCF 2005 काम करता है, अपने ख्यालात का इजहार करता है, रिकमेंडेशंस देता है। अब देखिए कि जो 2005 का NCF है वो इंडिया की जो ऑफिशियल 22 लैंग्वेज है मान्यता प्राप्त, 22 लैंग्वेजेस में इन्फ्लुएंस रखता है और अपने सिलेबस सजेस्ट करता है। और टोटल जितने इंडिया की स्टेट्स हैं, उन स्टेट में से NCF को 17 स्टेट फॉलो करते हैं। ठीक है, 17 स्टेट में NCF 2005 का इन्फ्लुएंस है, वो अपना असर रखते हैं, उसके रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस लेते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर NCF फॉलो किया जाता है, जहाँ जहाँ पर NCF
अप्लाई किया जाता है। तो एनसीएफ के प्रमोशन के लिए एनसीईआरटी हर स्टेट को जो फॉलो करेगा, हर स्टेट को इसके प्रमोशन के लिए 10 लाख रुपये ग्रांट देती है। ठीक है, 10 लाख रुपए स्टेट को ग्रांट देती है, किस लिए? एनसीएफ को प्रमोट करने के लिए। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी आपके सामने कि ये 4th एनसीएफ है अब तक का, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का। कौन प्रपोज करता है? तो आपको याद रखना है कि वो प्रपोज करने वाला कौन है? एनसीईआरटी है। 2005 का जो एनसीएफ है वो किस एजुकेशन पॉलिसी की बुनियाद पर रिकमेंडेशन पेश करता है? तो आपको याद रखना है कि 1986 और 1982 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका खास मोटो था लर्निंग विदाउट बर्डन, इस बेस पर है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये एनसीएफ कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो 22 लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनसीएफ ट्रांसलेट करके पूरे स्टेट्स को दिया जाता है। एनसीएफ 2005 कितने स्टेट्स पर अपना असर रखता है? तो वो 17 स्टेट पर असर रखता है। और एनसीईआरटी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को प्रपोज करती है तो वो 10 लाख रुपये हर स्टेट को देती है एनसीएफ को प्रमोशन के लिए। ठीक है, 10 लाख रुपये क्यों देती है? ताकि स्टेट भी अपनी अपनी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करके प्रमोट करे और एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको अप्लाई करे। ठीक, तो इतनी चीज़ें बुनियादी हैं जो एनसीएफ के ताल्लुक से हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए आगे कि एनसीएफ क्या करता है, हमने आपको बता दिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करता है, एजुकेशन रिकमेंड्स देता है। ठीक है, और जितने भी फिजिकल या अनफिजिकल चीज़ें हैं ख़ास तौर पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर उसकी तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाता है। तो ऐसे कौन से कॉमन सोर्सेज ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिकली डिस्कम्फर्ट है एजुकेशन सिस्टम के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उन चीज़ों पर एनसीएफ 2005 ने किन चीज़ों पर तवज्जो दिलाई? उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, ये आपको दीगर किताबों में भी इन्हीं नुकात के ऊपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो सबसे पहला जो नुक्ता है, लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल। हम आपको शॉर्ट में इसका मतलब बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल का मतलब ये है कि स्कूल बच्चों के करीब होना चाहिए, यानी कि हर आबादी में स्कूल होना चाहिए, बहुत दूर स्कूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेवी स्कूल बैग। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उन तमाम के बैगों पर बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए, बहुत सारी किताबें नहीं होना चाहिए, बहुत सारे नोटबुक नहीं होना चाहिए, मिनिमम उनके बैग में वेट होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि एनसीएफ किस चीज़ की बात करता है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है। ठीक है, बच्चों की पीठ पर बोझ को कम करता है। तीसरी जो चीज़ है, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सपोर्ट। एनसीएफ खास तौर पर तवज्जो दिलाता है कि आपको लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, तो यहाँ पर खास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक, रीडिंग बुक्स हैं, राइटिंग के मौके हैं। दूसरी चीज़ है कि बैडली डिज़ाइन फर्नीचर दैट गिव चिल्ड्रन इनएडिक्वेट बैक सपोर्ट एंड क्रैम्प्स देयर लेग्स एंड नीज। एजुकेशन सिस्टम के अंदर खास तौर पे आपको खास तौर पे ये ख्याल रखना है स्कूलों के अंदर कि आपके स्कूल में, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चों को ऐसे फर्नीचर देना चाहिए जहाँ पर उनको प्रॉपर बैक सपोर्ट मिल सके, उनके पीठ को, ठीक है, उनके पीठ को बराबर ठीक से सपोर्ट मिल सके। और बच्चों के आमतौर पर ये एक लैक्यूना है, आमतौर पर ये एक डीमेरिट है हमारे स्कूलों का, जहाँ पर बच्चों को पीठ टिकाने के लिए बैक सपोर्ट ठीक से नहीं है और उसकी वजह से बच्चे, उनके लेग्स और उनके नीज, उनके पैर और उनके घुटने जो है तो क्रैम्प्स हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्चर इज कंडेम्ड बाय एनसीएफ। ठीक, टाइम टेबल दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ, कि एनसीएफ उस चीज़ की ख़ास तौर पर कंडेम करता है, एनसीएफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाता है उस चीज़ पर कि आपका जो टाइम टेबल है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। आपका जो टाइम टेबल है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के हिसाब से, बच्चों के अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इस चीज़ को आपको खास तौर पर ख्याल रखना है।
breaks to stretch and move play that deprive older children of play sports time, encourage girls to option out. यहाँ पर इस चीज़ का भी खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपका टाइम टेबल इतना भी रिजिड ना हो जहाँ पर बच्चों को खेलने कूदने के मौके ना मिले, लड़कियों को हौसला अफजाई के मौके ना मिले, ठीक है। तो उसके अंदर स्पोर्ट्स को भी खास तौर पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है स्पेशली फॉर गर्ल्स द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी खास तौर पर NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तवज्जो दिलाता है कि स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स और एब्सेंस ऑफ टॉयलेट, जिन स्कूलों में मूलभूत सुविधा नहीं है गर्ल्स के लिए, वहाँ पर लड़कियों के लिए खातिर ख्वाह सहूलतें फराहम की जानी चाहिए। आप इसको एक एक पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ NCF जिसको ख़ास तौर पर कंडेम करता है, NCF जिसकी ख़ास तौर पर मुखालिफत करता है, जिस चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करता, सिर्फ NCF ही नहीं बल्कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इस चीज़ को जुर्म करार देता है। किस चीज़ को? कॉर्पोरल पनिशमेंट को, कि आप बच्चे को सज़ा नहीं दे सकते हैं। किस तरह की सज़ा? बीटिंग है, छड़ी से मारना है या स्टिक से मारना है या फिर बच्चे को फिजिकली हरास करना है, थप्पड़ मारना है, ठीक है, एक्वर्ड फिजिकल पोस्चर। तो अब किसी भी किस्म की पनिशमेंट बच्चों को नहीं दे सकते हैं जो कम्स अंडर दी कॉर्पोरल पनिशमेंट। ओके, समझ में आई कुछ चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स को भी आपको लिखते चलना है अपने नोटबुक में कि पूरे NCF से जो चीज़ें हमको मिलती हैं, आगे सब्जेक्ट वाइज हमको आपको बताने वाले हैं कि हर सब्जेक्ट की भी बारे में NCF ने गाइडलाइंस दी है। हर सब्जेक्ट के बारे में NCF कुछ ना कुछ कहता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स हैं, आगे सब्जेक्ट वाइज आएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंक्लूजन ऑफ NCF में, ट्रांसफरिंग फ्रॉम द रोड लर्निंग टू कॉम्प्रहेंशन। हम पूरा एजुकेशन सिस्टम रोड लर्निंग से कॉम्प्रहेंशन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पर आप रटने वाली कोई चीज़ आपके सामने मेंशन नहीं की जाएगी, ना ही रटने का कोई ही किसी किस्म का इंस्पिरेशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, बल्कि रोड लर्निंग को यहाँ पे ख़त्म करने की बात की गई है कि आप रोड लर्निंग नहीं चलेगी, आप कॉम्प्रहेंशन चलेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एजुकेशन कनेक्टिंग विद आउटसाइड, कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो हम देख रहे थे कि दूसरा जो पॉइंट है हमारे सामने वो प्रोवाइडिंग एजुकेशन कनेक्टेड विद द आउटसाइड। हमने NCF के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी आपसे बताया था कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उसे चाहिए कि आपकी जो टीचिंग है वो आउटसाइड स्कूल लर्निंग से कनेक्टेड होना चाहिए। यानी कि हर आपका सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट हो, इट शुड बी को रिलेटेड विद डे टू डे लाइफ, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि आपको एजुकेशन जो है कनेक्टिंग टू द रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करते हुए आपको टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करना है। तीसरा जो पॉइंट है, मेकिंग एग्जाम शेड्यूल मोर फ्लेक्सिबल। जिस तरह हमने आपको टाइम शेड्यूल के बारे में बताया था कि रिजिड नहीं होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर NCF भी यही कहता है कि आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है इट शुड नॉट बी रिजिड, वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चों के अकॉर्डिंगली आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा लीजिए, लेकिन जब तक वो तदरीसी महासल, इक्तिसाबी महासल बच्चे के हासिल नहीं हो जाते तब तक आप आगे न बढ़िए। अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कीजिए, टेक्निक को चेंज कीजिए। जब तक कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके फॉलो नहीं होते तब तक आपको पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि रिजिड शेड्यूल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एग्ज़ाम के तरीके भी बदलना चाहिए, मॉडर्न वेज आपको इख्तियार करने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, मेकिंग करिकुलम ब्रॉड एंड आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक। करिकुलम की बात हो रही है यहाँ पर कि आपका जो करिकुलम है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक मुनस्सर नहीं होना चाहिए, बल्कि आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होना चाहिए, डे टू डे लाइफ से
रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए उसके एग्जाम्पल्स, ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। नेक्स्ट है एनहांस इन द डेमोग्राफिक पॉलिसी एंड प्लुरैलिटी ऑफ द कंट्री। ये तमाम नुकात डायरेक्टली NCF 2005 से लिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि NCF इस चीज़ की वकालत करता है कि आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे वो लैंग्वेज हो या मैथमेटिक्स हो, वहाँ पर आपको जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देना है उस सब्जेक्ट के ज़रिए, ठीक है। और साथ ही साथ प्लुरैलिटी ऑफ द कंट्री के हम जानते हैं कि भारत एक कसीर लिसानी, कसीर मज़ाहिब पर मबनी एक कंट्री है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की काफ़ी अहमियत है और यहाँ पर प्लुरैलिटी है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि कसरत में वहदत है। उस चीज़ को हमको यहाँ पर प्रमोट करना है हर एजुकेशन के अंदर, हर तालीमी सब्जेक्ट के अंदर भी। नेक्स्ट है द इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। हर बच्चे के लिए मुमकिन बनाना है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये चीज़ें राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी शामिल हैं। द करिकुलम एंड स्कूल शुड फोकस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आपको हमजहत तरक्की की तरफ तवज्जो देनी है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो देनी है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए कि इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन एक अलग से टॉपिक है, जिसके बारे में हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हर बच्चे को, चाहे वो फिज़िकली एबल्ड हो या अनएबल्ड हो, या फिर वो हैंडीकैप हो, डिसेबल हो फिज़िकली, हर किस्म के बच्चे को किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का हक़ है, ठीक है। और आपका स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर किस्म का बच्चा, हर ज़ात का बच्चा, हर लैंग्वेज का बच्चा आपके लिए एजुकेशन को हासिल कर सके। दैट टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ कॉल्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, जहाँ पर हर किस्म के बच्चे की तदरीस को मुमकिन बनाया जा सके। दैट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ नोन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपको क्लासरूम के अंदर भी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को अपनी जहनी सलाहियत के मुताबिक सही अपॉर्चुनिटीज़ लर्निंग के मिल सकें। दैट टाइप ऑफ क्लासरूम विल बी नेम्ड एज इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जो पॉइंट है, हमने उसको 12 देखा है, जिसे हम कहते हैं कि टीचर विल बी परफॉर्म एज फैसिलिटेटर। टीचर का रोल अब यहाँ पर टीचर बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होगा, बल्कि अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रहा है, जिसके अंदर टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये आसान सा सवाल है और कई मरतबा ये फैसिलिटेटर का टर्म सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ें। यस सर। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि NCF हर सब्जेक्ट के बारे में गाइडलाइंस देता है कि कौन से सब्जेक्ट की क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, किस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो कुछ समराइज्ड पॉइंट्स हमने हर सब्जेक्ट वाइज NCF में से निकालने की कोशिश की है। ख़ास तौर पर सबसे पहली जो चीज़ है मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आपको क्या याद रखना है, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको बुक में, लेकिन की पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि NCF कहता है कि आपको बच्चों का मैथमेटाइजेशन करना है। मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटाइजेशन का उर्दू में मतलब ये होता है कि आपको तुलबा के अंदर रियाजियाती नुक्ते नज़र पैदा करना है, ठीक है। बच्चों का जो लॉजिकल रीजनिंग है वो मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया उनका रियाजियाती नुक्ते नज़र होना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। मैथमेटिकल अप्रोच से भी क्या माने हैं, किस तरह हम उसको समझ सकते हैं? तो आसान सी ज़ुबान में हम इस तरह समझ सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे को मैथमेटिक्स का यूज़ आना चाहिए जो टीचर उसे क्लासरूम में सिखा रहे हैं। दैट टाइप ऑफ अप्रोच विल बी नोन एज मैथमेटाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। रियाजियाती नुक्ते नज़र, ठीक है। तो इसके अंदर इतनी चीज़ को आप याद रखें तो इसके लिए काफ़ी है। बाकी सब इससे सपोर्टिंग चीज़ें आपको मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन के अंदर। दूसरा जो सब्जेक्ट है साइंस के बारे में NCF क्या कहता है 2005 का, उसमें
एनसीएफ कहता है कि आप बच्चे के अंदर साइंस की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर ये चीज़ शामिल हो जानी चाहिए कि साइंस का मकसद क्या है, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना, ठीक है, बच्चों के अंदर रीजनिंग की सलाहियत को डेवलप करना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि साइंस का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आए, ठीक है, क्योंकि साइंस में हम तमाम चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं। तो सिर्फ नेचर को स्टडी करना तालीम का मकसद ना हो, सिर्फ नेचर की जो क्रिएशन है उसको स्टडी करना साइंस का मकसद ना हो, बल्कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी आना चाहिए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में कौन सी चीज़ें आएगी, तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में वो तमाम तर चीज़ें आएंगी जो नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है, जो वाटर सेविंग की बात करते हैं, जो फिर इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में आएगा, ठीक है। हर चीज़ के पीछे आप साइंस और टेक्नोलॉजी भी आप बता रहे हैं तो उसके पीछे भी आपका इन्वायरमेंटल अप्रोच होना चाहिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसके क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और उसका हमारे इन्वायरमेंटल क्या उसका बेनिफिट है या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर क्या उसका असर पड़ता है। दैट ऑल दीज थिंग्स विल बी कम्स अंडर द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। नेक्स्ट है कंटेंट शुड बी लिंक टू द आउटसाइड स्कूल। ये हम बारहा कह रहे हैं, शुरुआत में भी हमने बताया था आपको कि आपका जो भी कंटेंट है एनसीएफ ख़ास तौर पर तवज्जो देता है, उर्दू भी हो, रियाजी हो, साइंस हो, जहाँ कहीं भी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत इस तरह का जुमला पढ़ने को मिले उर्दू में, या फिर आपको साइंस में इस तरह की चीज़ मिले, कंटेंट शुड बी लिंक टू आउटसाइड द स्कूल। ये चार ऑप्शन में जहाँ पर भी इस तरह की बात कही जाए वो सही जवाब आपका माना जाएगा, ठीक है। ये आपको ख़ास तौर पे याद रखना है पूरे सीटेट में कि जो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी तालीम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत हो, उस तालीम को आज का तालीमी एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ 2005 इस चीज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर वो तमाम चीज़ें आती है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ठीक है। तो सोशल साइंस के बारे में एनसीएफ क्या कहता है, तो एनसीएफ कहता है कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी दैट प्रिपेयर टू चिल्ड्रन विद द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन सोशल इश्यूज़, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि तारीख़ व शरीयत पढ़ाने का मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे को इस काबिल बनाएं कि आप बच्चा आज़ादाना सोच सकें, इंडिपेंडेंटली बच्चे के अंदर थिंकिंग एबिलिटी परवान चढ़े, साथ ही साथ रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन सोशल इश्यूज़ कि बच्चे के अंदर आप तारीख़ पढ़ा रहे हैं या समाजियात पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर इस तरह की रिफ्लेक्शन आना चाहिए कि बच्चा सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन दे, सोशल इश्यूज़ बुराइयों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ अपने एहसासात का इजहार करे, ठीक है। समाजी जो गलत रसूमात हैं, जो इनजस्टिस हैं, उन तमाम चीज़ों पर तलबा के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए। सिर्फ तारीख़ पढ़ा दी है तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिटिकली भी उस चीज़ का स्टडी बच्चों के अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट है अवेयर अबाउट द जेंडर जस्टिस राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द। जब हम सिविक्स की बात करते हैं, शहरियत की बात करते हैं, जो कम्स अंडर सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के अंदर सिविक्स आता है। तो सिविक्स का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, सिविक्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि बच्चों के अंदर जेंडर इक्वलिटी आए, मर्द और जन के मसावत का बच्चों के अंदर एबिलिटी पैदा हो, जस्टिस इंसाफ के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर द सिटीज़न टू बिकम अ गुड सिटीज़न ऑफ द कंट्री। बच्चों के अंदर इन तमाम सिफ़ात की कोशिश करना है टीचर्स को, ताकि बच्चे जेंडर इक्वलिटी की बात करें, ताकि बच्चों के अंदर इंसाफ का जज्बा पैदा हो सके, इंसानी हमदर्दी का, इंसानी हुकूक़ का, साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ का भी तलबा को अवेयर हो सके कि बच्चे अपनी ड्यूटी को पहचानें अच्छे शहरी बनने के लिए। ये तमाम तर चीज़ें एनसीएफ सोशल साइंस के ताल्लुक़ से पेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी के अंदर एनसीएफ आर्ट के बारे में भी क्या कहता है। आर्ट एक सब्जेक्ट है, हर स्कूल के अंदर आर्ट को ख़ास अहमियत हासिल है। तो आर्ट के क्या अहम से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। एनसीएफ कहता है कि स्ट्रीट प्ले है, आर्ट है, डांस है, म्यूज़िक है, सिंगिंग है, बहुत सारे आर्ट्स हैं स्कूल्स के अंदर होने चाहिए, और उन आर्ट्स की वजह से बच्चों के अंदर एस्थेटिक सेंस डेवलप होना चाहिए, जमालियाती हिस्स बच्चों के अंदर पैदा होने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे एस्थेटिक सेंस से अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ कर सकें और समाज के लिए भी इंटरटेन का या फिर अपने कल्चर के फ़रोग़ देने का ज़रिया बन सकें।
नेक्स्ट है फिज़िकल एजुकेशन। ये भी एनसीएफ इसके बारे में क्या कहता है। हर सिलेबस में हर स्टेट के अंदर फिज़िकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है कि इट्स नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिर्फ विदाउट फिज़िकल एजुकेशन था, बाद में जो है फिज़िकल एजुकेशन को एजुकेशन का हिस्सा माना गया। तो एनसीएफ 2005 का जो ख़ास तौर पर इस तवज्जो दिलाता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के ज़रिए ऑल राउंड डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो फिज़िकल एजुकेशन के ज़रिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंदर आपको मदद करेगी? फिज़िकल एजुकेशन के ज़रिए हम बहुत सारी क्वालिटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे टीम बिल्डिंग है, ओबीडियंसी है, गोल सेटिंग है, कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, फिर हमारा फिज़िकल ग्रोथ है, पेशेंस है, टॉलरेंस है। ये तमाम तर चीज़ें बच्चे के अंदर हम फिज़िकल एजुकेशन के ज़रिए डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन भी आमतौर पर हमारे करिकुलम का, हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है, लेकिन इसे खातिर ख्वाह ग्राउंड स्कूल्स में इस पर तवज्जो बहुत कम दी जाती है। लेकिन एनसीएफ इस तरफ आपको तवज्जो दिलाता है कि वर्क एजुकेशन आपका कैसा होना चाहिए। तो वर्क एजुकेशन कैसा होना चाहिए उसको आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि वर्क एजुकेशन किस तरह हो। हेड, हार्ट एंड हैंड शुड बी वर्क टुगेदर। जहाँ पर आपका दिल, आपका हाथ और आपका दिमाग एक साथ काम करता है तो आपके अंदर स्किल पैदा होती है। ठीक है, और एनसीएफ कहता है कि बच्चों के अंदर स्किल्स पैदा हो, मल्टीपल स्किल्स बच्चों के अंदर पैदा हो। ठीक है, साथ ही साथ नीड टू बी रिकंस्ट्रक्टेड टू रियलाइज द पेडागोगिक पोटेंशियल ऑफ वर्क एज ए पेडागोगिक मीडियम इन नॉलेज एक्विजिशन, डेवलपिंग वैल्यूज़ एंड मल्टीपल स्किल फॉर्मेशन। बच्चों के पेडागोगिक मीडियम के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से बच्चों के अंदर एक्विजिशन को हम डेवलप कर सकते हैं, मल्टीपल हम स्किल बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा अगर रियाजी में कमज़ोर हो तो उसके फाइन मोटर ऑर्गन्स मुख्तलिफ स्किल के लिए डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतों को छुपा रखा है, तो वर्क एजुकेशन के ज़रिए उन चीज़ों को हम सामने ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर पीस। आपको याद रखना है कि एनसीएफ ने जिन सब्जेक्ट का जिक्र किया है उन सब्जेक्ट में ये भी एक अहम सब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं कि एनसीएफ एजुकेशन फॉर पीस की बात करता है, अमन के लिए तालीम की बात करता है। शांतता की तालीम का भी एक सब्जेक्ट स्कूलों में करिकुलम के अंदर सजेस्ट किया गया है, जो किस चीज़ को प्रमोट करता है? जो प्रमोट करता है पीस प्रमोटिंग वैल्यूज़ के मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर जो है अमन व शांति का पैगाम देने वाले एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर टॉलरेंस आ सके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को परवान चढ़ाया जा सके, जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाया जा सके, मसावात को, भाईचारगे को हम यहाँ पर फ़रोग़ दे सकें। तो वो जो चीज़ें हमने फ़िज़िकल एजुकेशन के ज़रिए भी हम प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी स्कूल के अंदर भी हम एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिसके अंदर ज़ाती सलोका, जिसे हम कहेंगे कि मुख्तलिफ़ यकजहती के प्रोग्राम भी हम ले सकते हैं। साथ ही साथ अहम जो चीज़ है वो लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट है हर मीडियम के अंदर। तो एनसीएफ ने, आपको याद रखना है कि एनसीएफ ने 3 लैंग्वेज फार्मूले को सजेस्ट किया है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूले को एनसीएफ सजेस्ट करता है कि पहले शुरू इब्तदाई जो बच्चों की तालीम है वो मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए, दूसरी जो है सेकंड लैंग्वेज उसकी स्टेट होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, तीसरा वो इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है। इस तरह का 3 लैंग्वेज फार्मूला एनसीएफ ने प्रमोट किया है, जो दीगर एजुकेशन पॉलिसी भी प्रमोट करते हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट भी प्रमोट करते हैं। वो तमाम तर चीज़ें आप जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ एनसीएफ कहता है कि द मल्टीपल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज रिसोर्स फॉर द इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। लैंग्वेज के ज़रिए मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर, यानी कि एक से ज़्यादा ज़ुबानें जो बच्चे सीखते हैं, उसके ज़रिए हम बच्चों को रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को कंट्री के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर रिसोर्स के तौर पर
हम बच्चों को एनरिचमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एनसीएफ के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स हमने आपके लिए बनाकर लाए थे ख़ास तौर पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने लिखा होगा, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी आपकी हुई होगी। अहम नुकात आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अहम नुकात आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नुकात डायरेक्टली एनसीएफ से लिए गए हैं। यानी कि हमने एनसीएफ 2005 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी ने प्रपोज किया है, जो आपको गूगल पर मिल जाएगा, जो 38-35 पेजेस आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसमें से हमने समराइज करने की कोशिश की है कि एनसीएफ ने किन किन चीज़ों पर तवज्जो दी है और सीटेट के अंदर हमको कौन कौन से नुकात देखना है। तो एक मरतबा फिर आपके सामने रिवाइज़ करते हैं कि हमने सबसे पहले देखा कि एनसीएफ क्या है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने आपके सामने बताई कि एनसीएफ क्या है। ये हमारा चौथा एनसीएफ है 2005 का, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने आपको बताया कि अब तक कौन कौन से ईयर में एनसीएफ पेश किए गए थे। तो 1975 में, 1988 में, 2000 में और आखिरी जो है वो अभी 2005 का एनसीएफ प्रपोज्ड है। साथ ही साथ एनसीएफ किस बेस पर रिकमेंडेशन पेश करता है। तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी बनती है इंडिया की, उसके बाद करिकुलम दिया जाता है। ठीक है, करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है। तो 1986 और 1992 की जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में अहम जो नुकता है लर्निंग विदाउट बर्डन, उस बुनियाद पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अपने रिकमेंडेशंस पेश करता है। हमने आपको बताया कि 22 ज़ुबानों में इसको ट्रांसलेटेड किया जाता है। ठीक है, और 17 स्टेट में इसका इन्फ्लुएंस है, जहाँ जहाँ पर एनसीएफ को प्रमोट किया जाता है। तो प्रमोशन के लिए हर स्टेट को 10 लाख रुपये ग्रांट देती है। कौन देती है? एनसीईआरटी। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हमने आपको बताए हैं एज ए फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे एनसीएफ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट समझता है, बच्चों को आने के लिए दुश्वारी समझता है, वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। बुनियादी पॉइंट और भी पॉइंट आपको मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर, लेकिन अहम पॉइंट हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के बारे में एनसीएफ क्या कहता है वो भी हमने आपके सामने रखा है। इसी तरह इंशाल्लाह आपके सामने आरटीई को भी हम लाने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी आरटीई आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएंगी। समझ में आ गया सभी को? यस सर। जी सर। ओके, तो आप दीगर बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं, इसमें डिटेल में मिलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो जो लोग आप नहीं जुड़े हैं वीडियो में, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.